नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट स्टडी पॉइंट पर। आज हमारा क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है, जो कि चौथा क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आधुनिक इतिहास में उत्तर प्रदेश का महत्व। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, जैसे प्लासी का युद्ध। तो प्लासी ये आपका पश्चिम बंगाल का एक स्थान है, प्लासी। वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय अध्यक्ष कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। तो इसका एक सेनापति था मीर जाफर, जिसने इसके साथ विश्वासघात किया और ये युद्ध हार गया। तो रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजयी हुआ। ओके, तो रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ और एक पद का सृजन हुआ जो बोला गया बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। ओके, ठीक। अगर हम उस समय की परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारा यूपी 1757 तक कई स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, कई स्वतंत्र राज्यों में, जैसे आपका बरेली का स्थान हो गया और मेरठ के कुछ क्षेत्र थे। वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, अवध। ठीक है, तो ये अवध जो था हमारा मुख्य रूप से माना जाता था उस समय। तो अवध का क्षेत्र कहाँ कहाँ से था? लखनऊ था, जौनपुर था, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी। इसके क्षेत्र में हम इलाहाबाद को भी ले लेते थे उस समय। ठीक, तो अवध के क्षेत्र में इलाहाबाद भी आता रहता था आपका। तो कई राज्यों में बटा हुआ था हमारा यूपी 1757 तक। ठीक, तो उस समय अवध का नवाब जो था शुजाउद्दौला था। हमने शुजाउद्दौला को क्यों लिया अभी आगे बताते हैं। तो प्लासी के युद्ध के बाद एक और युद्ध लड़ा गया, बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध आपका बिहार का क्षेत्र है बक्सर, वहां पर लड़ा गया। तो ये लड़ा गया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। मीर कासिम था बंगाल का गवर्नर, शाह आलम द्वितीय था ये दिल्ली का, जो हमारे मुगल सम्राट थे, दिल्ली का मुगल सम्राट का शासक था ये, और शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था। तो इन तीनों ने मिलकर युद्ध लड़ा, फिर भी युद्ध ये लोग हार गए। तो इसका नेतृत्व किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का हेक्टर मुनरो, ये विजेता हुआ। ठीक, अब प्लासी के युद्ध में कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध का कौन सा नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है, और विजय होने के बाद ऐसा माना जाता है कि इसी युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरीके से भारत में स्थापित कर लिया। बक्सर युद्ध के बाद ही पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो हमारे भारत पर हावी हो गया। ओके, अब इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। अब इलाहाबाद की संधि दो हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी और एक 16 अगस्त को हुई थी। ओके, 12 अगस्त को जो हुआ था वो शाह आलम के साथ हुआ था, और 16 अगस्त का शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। ये शाह आलम द्वितीय है, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का शासक जो था। तो इसमें क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली गई, मतलब राजस्व जो वहां पर पैसा वसूला जाता था ये सब अब कंपनी के हाथ जाएगा। और अवध में मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी गई शुजाउद्दौला के संधि के साथ। ओके, ठीक। तो ये दो युद्ध आपके महत्वपूर्ण माने जाते हैं ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने के लिए। प्लासी का युद्ध, इसमें मतलब यह प्रारंभ हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, ये पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया पूरे भारत साम्राज्य को, पूरे बंगाल क्षेत्र को। ठीक, ओके।
नेक्स्ट है बनारस विद्रोह का नाम आता है। तो बनारस विद्रोह 1780 से 81 के बीच हुआ था। उस समय राजा थे वहां के राजा चेत सिंह। ठीक, उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ले लिया। तो इन्होंने संघर्ष किया जिससे ये लोग भाग गए, लेकिन बाद में फिर ये अधीन हो गए, बाद में समर्पण कर दिए राजा चेत सिंह। तो प्रश्न पूछता है कि बनारस विद्रोह में किस राजा ने अधीनता स्वीकार की थी? तो राजा चेत सिंह। ओके, इसी कड़ी में हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं। कॉर्नवालिस की बात क्यों कर रहे हैं? ये 2 बार शासन किया था, 2 बार आया हुआ था भारत में, 1786 से 93, 1805 में। इसे नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू किया था इन्होंने 1793 में। ये फैक्ट है, ये सब आते रहते हैं एग्जाम में। मेन है कि 1805 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई थी और यहीं पर इसका मकबरा है। तो पूछता है कि कौन सा वायसराय का मकबरा कहाँ यूपी में है? तो किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इनका जानते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। ये सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। अब सहायक संधि का जन्मदाता क्या होता था? सहायक संधि क्या होती थी? मतलब जैसे आप कमजोर कोई राज्य होगा तो कमजोर राज्य को मतलब अच्छा बनाने के लिए लोभ देकर ये छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर में ले लिया करते थे, तो वही सहायक संधि था। तो सबसे पहले सहायक संधि किसको के साथ किया? हैदराबाद को। 1798 में हैदराबाद के निजाम, ठीक, हैदराबाद निजामों से सहायक संधि हुई। फिर मैसूर और तंजौर का 1799 में। फिर अवध का, ये ध्यान दीजिएगा। जब अवध का हुआ था तो इस समय यहाँ का जो नवाब था शहादत खां था, ठीक, शहादत अली यहाँ का नवाब था। तो 1801 में अवध को सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपने क्षेत्र में लाया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, इसका सन जानते रहिएगा। इन सब का सन देता है और इनका नाम दे देगा, मिलाने के लिए आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अवध को, अवध मतलब क्या? आपका अवध हमने ऊपर बताया है, तो वही क्षेत्र को, इसमें इलाहाबाद भी ले लीजिए। तो इन सबको क्षेत्र को सहायक संधि द्वारा अपने अधिग्रहण क्षेत्र में लिया था लॉर्ड वेलेजली ने। ओके, और उस समय नवाब कौन था? शहादत अली। पेशवा को 1803 में, सिंधिया को 1804 में। ये जानते रहिएगा, हिस्ट्री में भी आपका तैयार हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से जो हमारा ये थोड़ा सा कड़ी ध्यान दीजिएगा। जैसे 1801 हुआ ना, तो 1801 में अवध को मिला लिया गया सहायक संधि में। अब ये चलता रहा, ये क्रम चलता रहा करीब 1833 तक, ठीक है। 1833 में ये सब पहले मेन बंगाल उड़ीसा यही सब होते थे। तो जो हमारे रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल को बनाया गया था। तो बंगाल के अंतर्गत, बंगाल बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी मानी जाती थी, तो वहाँ पर वहीं के अंतर्गत यहाँ पर शासन किया जाता था। तो अंत में आते आते 1833 में ये आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से अलग हुआ 1833 में। ओके, ध्यान रखिएगा, 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से ये अलग हुआ था। ओके, अगला डलहौजी के बारे में जानते हैं आप लोग। तो डलहौजी क्या करता था? देखिए, वेलेजली का काम था कि लुभावना देना कि हम आपका राज्य विकसित करेंगे, राज्य में नई नई फैसिलिटी लाएंगे अगर आप हमारे अंडर में आ जाएंगे। ये वेलेजली का सिद्धांत था, जिसको सहायक संधि का। और जो डलहौजी था उसका राज्य हड़पने की नीति थी, ठीक है, वो राज्य हड़प लेता था। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि ये अपने आप को गुंडा राज मानता था डलहौजी। ओके, इसके तहत इसने कई क्षेत्र अपने कंपनी के अधीन किया था। सतारा, सबसे पहले महाराष्ट्र सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर। एक इसी में ध्यान दीजिएगा, 1850 में बघाट है हिमाचल प्रदेश वाला, ये भी पूछ लेता है, जानते रहिएगा, 1850 में, ठीक, हिमाचल प्रदेश का है बघाट क्षेत्र।
तो 1849 में जयपुर संभलपुर दोनों को, और यहाँ पर क्या था, दो ठो, एक था 1799 मैसूर और तंजौर। उदयपुर को 1852 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में, अवध को 1856 में। ठीक है, अब अवध को क्या किया कि ये हड़प तो नहीं सका, क्योंकि अवध थोड़ा सा माना जाना राज्य माना जाता था, तो इसको तो हड़प नहीं सका। तो इसमें क्या किया, इसने कुशासन की नीति लगाई। कुशासन का मतलब कि लोगों को भड़काना। ठीक है, इनके मंत्रियों को भड़काया, कुशासन की मतलब ऐसा किया कि आप लोग अच्छे तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं, ये है वो है, तो मतलब कुशासन का रीति लगाकर इन्होंने अवध को अपने कब्जे में किया था। कौन? डलहौजी ने। तो कभी कोई पूछता है कि अवध क्या हो? कुशासन के रूप में। और उस समय ये अवध का नवाब कौन था? तो अवध का नवाब था वाजिद, इसको ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह। ठीक, वाजिद अली शाह। 1801 में जो अवध का नवाब था शहादत अली, और 1856 में जब कुशासन के रूप में इसे कब्जा किया गया तो वाजिद अली शाह था। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, अब 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। हम देखिए इतिहास नहीं ले चल रहे हैं, हम बार बार आपको बताते हैं इतिहास हम नहीं ले चल रहे हैं, हम उस ऐतिहासिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश का महत्व कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थान का, उत्तर प्रदेश के कौन से लोगों का महत्व है, हम उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री क्या है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, ये बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। पहले माना जाता था कि जो बंदूकें होती थी उसमें कारतूस सूअर और गाय के चर्बी से बनाया जाता था, तो उसको मुंह से खींचना पड़ता था। तो सूअर तो जानते हैं मुस्लिमों का माना जाता है कि मुस्लिम के लिए अच्छा नहीं है, और गाय हमारे हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और एक सैनिक था मंगल पांडे, मंगल पांडे कहाँ के थे? बलिया के थे। ठीक है, ने अपने अधिकारी पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दिया। ये कब की बात है? ये 29 मार्च 1857 की बात है। मंगल पांडे बलिया का निवासी था। ये कौन से इन्फेंट्री, मतलब कौन से सेना में था? ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। 29 मार्च 1857 की घटना है। अब क्या किया गया? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, और जो 34वीं रेजिमेंट का उसको समाप्त कर दिया जाता था कि और यहाँ से विद्रोही पैदा न हो पाए। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि लोगों में चेतना जागने लगी और निर्णय लिया गया कि 31 मई 1857 को विद्रोह किया जाएगा। लेकिन प्रारंभ हो गया 10 मई 1857 को, मतलब समय से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 1857 क्रांति का सफल नहीं हुआ, क्योंकि जो निर्धारित समय था उससे पहले हो गया। तो 10 मई 1857 को मेरठ से ही प्रारंभ हो गया, और 11-12 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंच गए, और वहां पर जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया। ओल्ड मैन थे, बोले कि आप हमारा नेतृत्व करिए, हम आपके सहारे आए हुए हैं। तो बाद में फिर इनको पकड़कर रंगून म्यांमार भेज दिया जाता है, तो फिर ये दबा दिया जाता है विद्रोह। तो ऐसे हैं। ओके, तो मेन आपका 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था मेरठ से, इसको ध्यान दीजिएगा। और 1857 क्रांति के समय क्या था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर्न। विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। और उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। अब परिणाम क्या हुआ? परिणाम इसका हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी में उथल पुथल मच गई। महारानी ने क्वीन विक्टोरिया घोषणा पत्र जारी किया। अब क्वीन विक्टोरिया घोषणा पत्र क्या था कि भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ आ गया। मतलब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए हुए थे ना, ब्रिटेन ने इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो सीधा ये सरकार के अंडर में आ गया सब पूरा भारत।
ईस्ट इंडिया कंपनी को से हाथ से ले लिया जाए। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अब प्रथम वायसराय कौन बना? कैनिंग, जो विद्रोह के समय था। डलहौजी के हड़प नीति को समाप्त किया गया। इसने भी अति किया था, इसलिए तो पूरे भड़के हुए थे हमारे विद्रोही। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के केंद्र और नेता कौन कौन थे, ये मिलाने के लिए आता है, तो जानते रहिएगा। कानपुर नाना साहब थे, लखनऊ बेगम हजरत महल, ठीक है, ये वाजिद अली साहब की बीबी थी, जो अवध वाले भी हम पढ़े ना उस समय। झांसी रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई के समय अंग्रेज शासन कौन था, मतलब इसने किससे लड़ाई की थी? सर ह्यूरोज के विरुद्ध लड़ी थी। इनका जन्म स्थान वाराणसी है और इनकी समाधि ग्वालियर एमपी है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार से कुंवर सिंह, जगदीश कुंवर सिंह नाम था। बरेली से खान बहादुर, इलाहाबाद से लियाकत अली, मेरठ कदम सिंह, ग्वालियर तात्या तोपे, ग्वालियर और एक ये ध्यान दीजिएगा कालपी, ठीक है, कालपी जो जालौन क्षेत्र है हमारा, तो कालपी से लेकर ग्वालियर एमपी के कुछ भाग तक फैला हुआ था, तो तात्या तोपे वहां तक हैंडल करते थे। दिल्ली जनरल बख्त खां, गोरखपुर गजाधर सिंह। तो ये तो आपके हो गए यहाँ से कौन विद्रोही नेता थे। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यहाँ से हमारा अंग्रेज शासक कौन था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कानपुर से आपका कौन था? कैंपबेल था, ठीक है, क से कानपुर, क से कैंपबेल, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लखनऊ से भी कैंपबेल ही था। और झांसी से तो सर ह्यूरोज था, ठीक है। बिहार से आपका टेलर और अय्यर था, टेलर और अय्यर, ओके। बरेली से आपका कर्नलीन था, इलाहाबाद से कर्नलीन था, कर्नल लीन बोलते हैं, कर्नल नील, ऐसा नाम है ना। बिहार, बरेली, इलाहाबाद, मेरठ, ये सब चारों जगह से आपके कर्नल नील जानते रहिएगा। बाकी दिल्ली से फेमस है, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली वाला पूछता है। दिल्ली से थे आपके हडसन, निकलसन और हडसन, ये ध्यान दीजिएगा, ओके। मेन आपको ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ? 1857 में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या तोपे का था। नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां थे, ओके, इनका ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जब हो गया विद्रोह, तो इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी भी बनाया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी, ओके। नेक्स्ट, तो ये 1857 का विद्रोह था। हमको इसमें यही देखना है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थान है वहां से कौन कौन नेता थे जो युद्ध को आगे की ओर अग्रसित किए थे, ओके। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर को। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम, पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो हमारे दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम ये रखा गया था, ठीक, ओके। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985। संस्थापक थे एवो ह्यूम और पहला अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। और स्थापना कहाँ हुआ था? स्थापना के समय वायसराय कौन थे? डफरिन, ठीक। अब ये स्थापना कहाँ हुआ था? स्थापना आपका ये मुंबई में एक कौन सा था, कोई एक कॉलेज था शायद, हाँ, गोकुल करके था, गोकुल दास तेजपाल, इसको ध्यान रखिएगा, जानते रहिएगा बस। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, एक संस्कृत कॉलेज, जहाँ पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, बम्बई में,
ओके, और बम्बई में पहला स्थापना अध्यक्षता भी वहीं, अधिवेशन भी वहीं हुआ था। तो पहला अधिवेशन बम्बई में व्योमेश चंद बनर्जी, देखिए अध्यक्ष थे व्योमेश चंद बनर्जी और संस्थापक थे एओ ह्यूम। 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें आप जानते रहेगा यूपी के 8 प्रतिनिधि थे। ओके, अब यूपी के प्रमुख प्रमुख अधिवेशन देख लीजिए। चौथा अधिवेशन हुआ था, क्रम नहीं ध्यान रखना है, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले अध्यक्ष था, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या थी, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों मिलकर एकजुट हुए थे लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और 1946 में मेरठ में जो हुआ था, आचार्य जेबी कृपलानी, ये आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। ओके, और एक 1905 में भी हुआ था, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था इसकी अध्यक्षता। आगे देखते हैं। कांग्रेस में मुसलमानों के बढ़ते भागीदारी को देखकर सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस तथा यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जब कांग्रेस बनी तो उसमें देख रहे हैं कि मुस्लिम लोग भी अच्छा खासा समर्थन कर रहे हैं, तो ये जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे, तो इन्होंने 2 अलग एसोसिएशन का निर्माण किया कि और 2 संस्थाएं बनाकर निर्माण का कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार किया। ओके, 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट जाने रहेगा, ये वाराणसी में हुआ था। अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जो भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। प्रिंस ऑफ वेल्स को लेकर, प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे ब्रिटेन के राजा माने जाते थे, स्वागत को लेकर नरमपंथी दल और गरमपंथी दल में मतभेद हुआ। अंततः 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, तो इसको हमने ले लिया है। ओके, तो ये है आपका आज का क्लास। एक बार देख लीजिए, इसको नोट्स बना लीजिए। आशा करते हैं इसमें फैक्ट भी हमने काफ़ी ले लिया है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, काफ़ी फैक्ट भी ले लिया, तो वो भी तैयार हो जाएगा। बाकी यूपी का जो था हमने ले लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।